So very good afternoon to everyone. Today we will do the sales of goods act. Okay, the sale of goods act. Now see the content of sale of good act. What we need to do in a sales of goods act. So first of all, the sales of goods act 1930 is our the third unit, and we have to cover the contract of sale, meaning and differences between the sale and agreement to sale. So these two topics are equally important. Okay, and then next we have to do conditions and warranties, and after condition and warranties, transfer of ownership in goods including sale by non-owners, and then a performance of a contract of sale, and the equally important topic is the unpaid seller. So please remember that contract of sale, meaning and a difference between the sale and agreement to sale and unpaid seller. These topics are so much important. And meaning and rights of an unpaid seller against the goods. क्लियर. सो ये टॉपिक है हमें हमारे यूनिट नंबर थर्ड में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कवर करनी है. तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको ये 3 से 4 क्लास के अंदर कवर करा दूं. तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मतलब एक भी बच्चे ने कोई डाउट नहीं पूछा है. कोई प्रॉब्लम्स हो, आप लोगों के पास बुक्स भी होंगी, उनमें प्रॉब्लम्स दी गई होंगी, केस स्टडीज गिवन होंगी. सो प्लीज प्रैक्टिस those case studies. Now the sales of goods act. The contract of sales of goods. It is a contract. क्या होता है ये सेल्स ऑफ गुड्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर. इट मीन्स है क्या, क्योंकि देखिए हमने भी सेल किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों का इसी का भी फैमिली में कोई बिजनेस हो सकता है. इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम सेल के कंसेप्ट से क्या है जानते हैं. ठीक है, हम यानी कि सेल के कंसेप्ट को हम समझते हैं. एक्चुअल में सेल का कंसेप्ट क्या होता है. सो अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, सेलर ट्रांसफर करता है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी या फिर ठीक है ना अपना राइट ट्रांसफर करता है. इट मीन्स देखिए ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि मैंने अपना अधिकार ट्रांसफर किया है. इट मीन्स इस गुड्स के ऊपर, यानी कि उस सेलर का राइट था, अब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वो जो राइट है, ठीक है ना, ट्रांसफर. यहाँ पर हम सेल की जगह हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वी आर यूजिंग द वर्ड ट्रांसफर इंस्टेड ऑफ सेल. ठीक है, इन अवर business law. So it is a contract where by the seller transfers or agrees to transfer, ठीक है, the property. ठीक है, प्रॉपर्टी अब वो आपकी गुड्स में हो सकती है प्रॉपर्टी, ठीक है ना, या वो आपकी एसेट्स की प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आपकी करंट एसेट्स हैं. सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर करता है, और प्लीज रिमेम्बर दैट एग्रीज टू ट्रांसफर. जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि ठीक है आप कल आ जाना, मैं ये कल आपको ठीक है गुड्स है वो मैं आपको दे दूंगी, यानी कि ये जो कल गुड्स है वो मैं आपको ठीक है सेल कर दूंगी. सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स, जहाँ पे जो सेलर होते हैं ट्रांसफर्स करते हैं, और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, एग्री. ठीक है, तो वेयर बाय द सेलर
by the seller transfers or agrees to transfer the property in goods. ठीक है, इट मीन्स कि गुड्स में यानी कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं या एग्रीज टू ट्रांसफर टू द बायर, ठीक है, बायर को फॉर अ प्राइस। क्योंकि सिंपल सा एक रूल है, अगर मैं कोई भी चीज ट्रांसफर कर रही हूँ या फिर मैं एग्री हूँ उस चीज को ट्रांसफर करने के विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि कोई भी सेलर या कोई भी पर्सन डेफिनेटली एग्री नहीं होगा। ठीक है, वो कंसिडरेशन आपकी काइंड में भी हो सकती है और वो आपकी कैश में भी हो सकती है। इट मीन्स टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, यानी कि किसके लिए, प्राइस के लिए। रिमेम्बर सिंपल सा है, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि सेल का मतलब क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल, क्योंकि आप जब कहीं भी एक परचेज और सेलिंग करते हैं तो अल्टीमेटली वो एक आप एग्रीमेंट या फिर सेल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं अगर आप वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो एक्टिविटी को परफॉर्म करना इट मीन्स कि सेल करना। अगर बायर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर, ठीक है, ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर। ये मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। देखो, there is a difference between a sale and an agreement to sale. Agreement to sale means कि property is to be transferred, ठीक है, after a certain period, ठीक है ना, not immediately. So in a sale of goods, property in the goods is transferred from the seller to the buyer immediately. Please remember that कि जो सेल्स ऑफ गुड्स में जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफर की जाएगी सेलर से बायर में इमीडिएटली, ठीक है। तो इन सेल ऑफ गुड्स प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली। सिंपल है, ठीक है ना, कि अभी बायर ने कि लाइक ए ने सेल किया, बी ने इमीडिएटली कैश दिया, ठीक है, और फिर ए ने उसको प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी। इट मींस कि दिस, ठीक है ना, this happening, this performance of A and B means A and B has done a certain kind of a performance, so that performance is your the what, that performance is your the contract, and that contract is called as your the sale. So in a sale of a goods, property is transferred from the seller to the buyer immediately, ठीक है। प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जाएगी सेलर से बायर में immediately. Remember that. So goods is transferred from the seller to the buyer immediately. But where the property, ठीक है ना, in the goods, ठीक है, देखो यहाँ पर अब आप एक ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ सेल वर्ड यूज नहीं कर रहे, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और सिंपल है, यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स लिखा है, इट मीन्स प्रॉपर्टी है वो गुड्स में है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes only after the seller has fulfilled certain conditions, ठीक है ना, कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है गुड्स में पास होती है, कब पास होगी, कि अगर मान लीजिए सेलर की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, सेलर्स की कुछ कंडीशंस हैं, सेलर चाहता है कि मेरी ये जो कंडीशंस है वो क्या हो, मेरी ये कंडीशंस फुलफिल हो। एग्जैक्टली अगर सेलर की कुछ कंडीशंस हैं, सेलर चाहता है कि मेरी ये कंडीशंस क्या हो, फुलफिल हो। सो बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes only after the seller has fulfilled certain condition, क्योंकि इमीडिएटली सेल के जब कभी भी आपके पास सेल है, ठीक है, इसमें इमीडिएटली है, इट मीन्स इसमें जितनी भी ऑन द स्पॉट सेल हो रही है, अगर सेलर की कोई भी कंडीशन है तो वो इमीडिएटली फुलफिल हो रही है, या फिर बायर की भी कोई भी कंडीशन है, तो यहाँ पे सेलर और बायर दोनों की ही इमीडिएटली जो कंडीशंस है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। It means in sale of goods, property in the goods is transferred from the seller to the buyer immediately, then the contract is called sale. But where the transfer of goods in the, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स
passes only after the seller has fulfilled certain conditions subsequently. It means कि जब seller ने certain conditions fulfill मीन्स होंगी या फिर सब्सिक्वेंटली सर्टेन कंडीशंस क्या होंगी, फुलफिल होंगी, ठीक है, तब उसने यानी कि गुड्स में प्रॉपर्टी को क्या किया, ट्रांसफर किया, तो इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, तब हम उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं. इट मीन्स कि एग्रीमेंट में मीन्स इमीडिएटली मैं सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रही हूँ, मैं एक दो दिन बाद, जैसे ए ने कहा बी से कि ये जो गुड्स है 10,000 का है, सी ने कहा अभी मेरे पास 8,000 है, तो ठीक है, ए ने कहा कोई बात नहीं, आप यानी कि बाद में ले जाना. इट मीन्स कि बी ने एग्री हो गया कि ठीक है कि मैं 2 दिन बाद ठीक है ले जाऊंगा, ये गुड्स आप किसी को मत देना. तो यहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन है, ठीक है, बी के पास जब कंप्लीट 10,000 हो जाएंगे तब वो इट मीन्स अपने ए से गुड्स को ले लेगा. तो इस केस में ओनली आफ्टर द सेलर हैज फुलफिल्ड सर्टेन कंडीशंस सब्सिक्वेंटली, ओनली आफ्टर कि जब सेलर है सर्टेन कंडीशन को सब्सिक्वेंटली क्या करेगा, पूरा करेगा. सो ओनली आफ्टर द सेलर हैज फुलफिल्ड सर्टेन कंडीशन सब्सिक्वेंटली इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल, तब हम उसे एक एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं. अब है नेक्स्ट क्या है, असेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के असेंशियल्स कौन कौन से होंगे, इट मींस कि क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है. अच्छा आप बताइए, एक सेल होने के लिए इट मींस कि एक सेल की एक्टिविटी या सेल का एक परफॉर्मेंस होने के लिए, एक सेल वर्ड इसमें होने के लिए हमारे लिए कौन कौन सी असेंशियल चीजें रिक्वायर्ड हैं, कौन बताएगा, बताइए, चलिए देख के बताइए कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनने के लिए. इट मींस कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए, बताओ. मैम एक सेल करने के लिए कम से कम 2 पार्टीज तो होनी ही चाहिए. एग्जैक्टली मैम ठीक सेलर है, और बायर होने चाहिए. क्या होना चाहिए, सेलर एंड बायर. वेरी गुड. यानी कि 2 पार्टीज कम से कम होनी चाहिए, एक पार्टी एग्री करे गुड्स खरीदने के लिए और दूसरी पार्टी गुड्स बेचने के लिए एग्री करे, ठीक है. तो वहीं क्या लिखा है, असेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. द फॉलोइंग आर द असेंशियल एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए फॉलोइंग असेंशियल एलिमेंट्स नेसेसरी हैं. 1 मिनट में ऐड कर दो बच्चों को. वेरी गुड. अलिश्मा ने कहा एग्रीमेंट, सेलर एंड बायर, ठीक है. सो नंबर 1, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज. तो कम से कम यानी कि 2 पार्टीज होनी चाहिए. क्यों, क्योंकि एक सिंगल पार्टी ही दोनों एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकती है. वन सिंगल पार्टी कैन नॉट परफॉर्म, ठीक है, 2 एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली. So there must be 2 distinct parties. That is, number 1 is a seller and second one is a buyer to effect a contract of sale, and they must be competent to contract. It means competent का मतलब I hope आप सभी को समझ में आया होगा क्या मतलब है competent. What do you mean by that term competent का क्या मतलब है? मैम मतलब सक्षम हो उस काम को करने के लिए. कंपिटेंट का मतलब सक्षम है, लेकिन मैंने आपको कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किसी को याद है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनकम्पिटेंट के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज नीडेड है, कौन बताएगा?
मेजोरिटी की एज अटेन होनी चाहिए, ठीक है, ड्रंकन पर्सन नहीं होना चाहिए, और यानी कि वो मेंटली इल है, या फिर वो क्या है, लूनेट डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय है, लॉ। तब उस केस में एग्जिस्ट नहीं होगा। इट मीन्स उस केस में वो जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी भी चीज में एंटर नहीं कर पाएंगी, ठीक है, नहीं कर सकती। तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा ही है, तो आपको यही ध्यान रखना है। इट मीन्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, कि कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। सो देयर मस्ट बी टू डिस्टिंक्ट पार्टीज, क्लियर, लिखा है ना, एंड दे मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी इनकम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। सक्षम वर्ड आप जानते हैं, लेकिन इन सक्षम में, कॉम्पिटेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि कौन कौन से पर्सन है जो कि इनकम्पिटेंट है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिए हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्लीज आप ध्यान से देखो समझो, ठीक है। तो ये कम्पिटेंट की डेफिनेशन है। सो द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 डिफाइंस अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय द गुड्स, ठीक है। एक पर्सन जो कि खरीदता है, बाय करता है, और एग्रीज टू बाय गुड्स, और जो कि गुड्स को क्या करता है, बाय करने के लिए एग्री करेगा। तो अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय गुड्स इज कॉल्ड अ बायर, क्लियर। तो यानी कि एक पर्सन जो कि बाय कर रहा है, और यानी कि खरीदने के लिए, बाय करने के लिए क्या है, एग्री है, और एग्रीज टू बाय गुड्स इज कॉल्ड अ बायर, तब हम उसे क्या, हम उसे बायर कहते हैं। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 डिफाइंस अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, एक पर्सन जो कि सेल करता है, और यानी कि सेल करने के लिए क्या करेगा, एग्री करेगा। तो अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल इज कॉल्ड सेलर, ठीक है। इट मीन्स कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 डिफाइन अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय गुड्स, ठीक है, इज called a buyer, and section 2 subsection 13 defines a person who sells or agrees to sell, एक पर्सन जो कि सेल करेगा और सेल करने के लिए क्या होगा, एग्री होगा, इज कॉल्ड सेलर, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे सेलर कहेंगे, क्लियर। अब है नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर शुड बी द गुड्स, इट मीन्स कि जो डीलिंग होगी, जो जिस चीज के लिए परफॉर्मेंस एक्ट किया जाएगा, ठीक है, इट मीन द ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर शुड बी इन अ गुड्स, इट मीन दैट द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मस्ट बी अ सम गुड्स, ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी द गुड्स। सो दिस इज अवर द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, there must be some goods, the property in which or is to be transferred from the seller to the buyer, जो प्रॉपर्टी है वो सेलर से बायर में क्या करनी चाहिए, ट्रांसफर करनी चाहिए। तो देयर मस्ट बी सम गुड्स एंड द प्रॉपर्टी इन विच, ठीक है, इज और इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है, वो यानी कि सेलर से बायर में क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, मस्ट बी मूवेबल, तो जो गुड्स जो कि सब्जेक्ट मैटर को फॉर्म करते हैं, तो द गुड्स विच फॉर्म सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी मूवेबल, तो वो यानी कि जो गुड्स है वो मूवेबल गुड्स होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, ये भी प्लीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखिए सेल बहुत चीजों की होती है, लेकिन अगर हम इस सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सॉरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं, कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपके पास सिर्फ यही जो डिफाइन किया गया है यही चीजें इंक्लूड होती हैं, बाकी और कोई चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, ये क्लियरली क्या है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये एक्ट 1930 का एक्ट है, clear. So essential of a contract of a sale, number 1 there must be at least two parties, कि कम से कम दो parties होनी चाहिए, so there must be at least two parties, clear. So section 2 subsection 1
defines a person who buys or agrees to buy goods is called buyer. एक पर्सन जो कि बाय करता है और गुड्स को बाय करने के लिए क्या होगा, एग्री होगा, तो इज कॉल्ड बायर. और सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 डिफाइंस अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल. एक पर्सन जो कि सेल करे और एग्री करे सेल करने के लिए इज कॉल्ड सेलर. तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसे हम सेलर. So the second point is subject matter must be good. Subject matter में must be goods होना चाहिए. Clear? And the main thing is consideration. ठीक है, without consideration there is a no contract. This is a ठीक है essential elements of a valid contract. ठीक है, and this part we have already covered or we have already done. So consideration should be in price. ठीक है ना. वैसे अगर आपके पास, अगर हम एक नॉर्मली कंसिडरेशंस की बात करते हैं तो वो आपकी कैश और काइंड दोनों में ही होगी. कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, अगर आप एक समथिंग इन रिटर्न की कोई भी डिमांड नहीं कर रहे हैं या फिर ये एलिमेंट उसमें नहीं है, इट मीन्स कि वो आपके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो वो फिर सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा. देखिए इसमें क्या है, ये सिंपल एक सेल नहीं है. जब कभी भी हम ठीक है बेचते हैं या फिर जब कभी भी हम सेल की एक्टिविटी करते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्ड आ जाता है. सो कंसिडरेशन इज अ प्राइस. तो जो कंसिडरेशन है वो प्राइस होना चाहिए. सो द कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉल्ड प्राइस. ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए जो कंसिडरेशन है उसे हम प्राइस कहते हैं. इट मस्ट बी मनी, यानी कि वो पैसा होना चाहिए. और वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन इट वुड बी अ गिफ्ट. एग्जैक्टली, मीन्स इट वुड बी अ डोनेशन, इट वुड बी अ गिफ्ट. ठीक है, इट would not be any kind of contract. So for the contract there must be consideration. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए. सो वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन इट वुड बी अ गिफ्ट. देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ठीक है, और अगर वो गिफ्ट होगा सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वो सेल का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. सिमिलरली वेयर द गुड्स आर सोल्ड फॉर अ प्राइस. ठीक है, सिमिलरली जहां पे गुड्स हैं, गुड्स को हमने किसके लिए, प्राइस के लिए क्या कर दिया, सेल कर दिया. तो वेयर द गुड्स आर सोल्ड फॉर अ प्राइस, जहां पे गुड्स को हमने प्राइस के लिए क्या किया, बेचा है, सेल किया है. विच इज टू बी पेड पार्टली इन कैश, जो कि ठीक है यानी पार्टली कैश में पे किया जाएगा और पार्टली यानी कि गुड्स में पे किया जाएगा. देन इट इज कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तब हम उसे क्या, तब हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं. ठीक है, तो कंसिडरेशन ठीक है इज प्राइस, तो लिखा है. तो वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन, जहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, इट वुड बी अ गिफ्ट. देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सिमिलरली वेयर गुड्स आर सोल्ड फॉर अ प्राइस. ठीक है, जहां पे गुड्स को हम प्राइस के लिए बेचेंगे तो इट मीन्स कि वो पार्टली कैश में हो चाहे पार्टली गुड्स में हो, यस उसे कंसीडर करेंगे हम कि वो एक सेल का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है. And the next is the transfer of a general property. Please remember कि A और B के बीच में क्या है कि A ने B को गुड्स भी दे दिया, ठीक है, B ने उसे कैश भी पे कर दिया, लेकिन जो जनरल राइट्स है यूज करने का वो गुड्स पे ट्रांसफर होना चाहिए. ठीक है, वो जो ट्रांसफर है आपका बिल्कुल ठीक है, एक जनरल प्रॉपर्टी का राइट जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक नहीं होगा. सो देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी. ठीक है, एक जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए फ्रॉम द बायर टू द सेलर, यानी कि बायर से सेलर में जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए. अगर ट्रांसफर नहीं होगी, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफर, इट मीन्स कि ट्रांसफर और यानी कि शिफ्टिंग दी ओनरशिप. ठीक है, फ्रॉम द सेलर टू द बायर. ठीक है, सेलर से
बायर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है. सो दीज आर द essential elements or essential points for the contract of sale. So the next one, ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड. मतलब इसमें सिंपल मीनिंग है आपके पास कि कंडीशनल भी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि ये एक कंप्लीटली डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर. ठीक है, दूसरे मीन्स कि आपके पास जो एक पार्टी अपने गुड्स को दे रही है वो कौन से, वो सेकेंड पार्टी को कौन सी पार्टी को सेल करेगी, कितने में सेल करेगी, सभी कुछ इसमें आपका क्या है, इंक्लूड है. तो वही लिखा है, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी फ्रॉम द, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप इसको प्लीज कीजिएगा, फ्रॉम द सेलर टू द बायर. तो एब्सोल्यूट में, ठीक है, ऑन द स्पॉट हो सकता है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, या फिर आफ्टर पुटिंग सर्टेन एडिशनल कंडीशन. ठीक है, कोई भी एडिशनल कंडीशन वो पुट कर सकता है, क्योंकि जो अभी फिलहाल गुड्स है वो सेलर का है. सेलर अपने राइट्स उस पर दिखा सकता है. कंडीशन को पुट करने का मतलब क्या है, कंडीशन को पुट करने का मतलब है शोइंग सम राइट्स, यानी कि जो भी उसके अधिकार हैं, जो उसके राइट्स है, उसको क्या कर रहा है, अपने राइट्स को शो कर रहा है, अपने राइट्स को बता रहा है, दिखा रहा है. ठीक है, तो वही लिखा है सिंपल. तो a contract of sale may be absolute or conditional. Now the next is the following are the differences between the sale and agreement to sale. ठीक है, एक मिनट. टेबल टाइप में नहीं है, ठीक है, टेबल टाइप में नहीं है, एग्जाम्पल टाइप में ही है. चलिए देखते हैं. आप इन सभी को समझ के, ठीक है, इन सब पॉइंट्स को टेबल टाइप में भी अरेंज कर सकते हैं. अब देखिए क्या है. तो डिफरेंस है ये सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. सबसे पहले मुझे बताइए सेल का क्या मतलब है. अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बताओ सेल का क्या मतलब है. अरे अभी बताया था मैंने कि यहाँ पे सेल और एग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब है. आप में से कोई बताइए. मैम सेल का मतलब है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है जो. वेरी गुड, यानी सेलर कि और इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा. और एग्रीमेंट जो सेल में बाद में होगा और बाय putting certain condition. So now see the condition and warranties of the sale of goods Act 1930. एक बार conditions और warranties के बारे में स्टडी करते हैं. So according to section 12 subsection 1 of the sales of goods act. अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई सेक्शन आपको याद नहीं आता है, ठीक है, कोई सेक्शन आपको लर्न नहीं है, तो मत लिखना. गलत लिखने से अच्छा है कि उसे लिखना मत. ठीक है, या फिर एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ऐसे लिख देना. अगर सेक्शन लर्न है आपको प्रॉपरली तभी उसे लिखना, अदरवाइज नहीं. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सो 1930 के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग a stipulation in a contract of sale with reference to goods, ठीक है, which are the subject thereof may be condition or a warranty. क्या सिंपल सा यहाँ पर. अच्छा ये मुझे बताओ कि क्या लिखा है इसमें, किसी को कुछ समझ में आया.
बताइए, किसी को समझ में आया? देखो यहाँ क्या मतलब है, कंडीशन का मतलब है कि कोई भी कंडीशन या कोई भी रिक्वायरमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ठीक है डिमांड की जाती है या फिर नीडेड है। तो ए स्टाइपुलेशन का मतलब है रिक्वायरमेंट बोल दीजिए, यहाँ पे कंडीशन बोल दीजिए। तो एक रिक्वायरमेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स, यानी कि गुड्स के रेफरेंस में। सो विद रेफरेंस टू गुड्स, गुड्स के रेफरेंस में ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो भी स्टाइपुलेशन है विच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ, ठीक है, कोई भी यानी कि जो कि सब्जेक्ट होगा, तो मे बी ए कंडीशन और ए वारंटी, तो ये कंडीशन और ये वारंटी हो सकती है। सो ए स्टाइपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो स्टाइपुलेशन है with reference to goods which are the subject thereof may be condition or a warranty। अब आइए कंडीशन और वारंटी में सिंपल क्या है। According to section 12 subsection 2, तो कंडीशन मीन्स एनी काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट आपकी दोनों के भी हाफ में हो सकती है। जनरली रिक्वायरमेंट क्या है कि सेलर है, सेलर बताएगा, ठीक है, या फिर बायर। मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कंडीशंस हैं, वो बायर की ज्यादा होंगी। क्यों बायर की ज्यादा होंगी? क्योंकि बायर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। तो जो बायर के डिफरेंट टेस्ट और प्रेफरेंसेस में डिफरेंसेस होंगे, तभी उसमें क्या होगी, ज्यादा भी होगी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, एक कंडीशन इज ए स्टाइपुलेशन। एक कंडीशन क्या है? एक कंडीशन एक स्टाइपुलेशन है असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए क्या है, जरूरी है। इट मींस कंडीशन इज ए स्टाइपुलेशन असेंशियल। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज ए स्टाइपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए, मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ना होने के लिए, इट मींस कि सेल की डीलिंग होने के लिए ये जो कुछ कंडीशंस हैं, ये जो कुछ रिक्वायरमेंट है, ये डेफिनेटली क्या है, फुलफिल है, ठीक है, हमें ये डेफिनेटली फुलफिल करनी पड़ेगी। सो कंडीशन इज ए स्टाइपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए क्या है, जरूरी है, असेंशियल है। The breach of which gives rise to a right to treat the contract, ठीक है। अगर मान लीजिए breach of which, it means कि ये कंडीशन अगर आपने क्या की, नहीं फुलफिल की, इट मींस एग्रीमेंट टू सेल हो गया कि हम आपको 2 दिन बाद ये चीज ट्रांसफर कर देंगे, देयर इज अ एग्रीमेंट, ठीक है, हो चुका है। अगर ब्रीच ऑफ विच, उसकी क्या होती है, ब्रीच है, ठीक है, तोड़ा जाता है। सो ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज, ठीक है, विच गिव्स रेज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट करने का अधिकार देते हैं, राइट देते हैं। मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने का, रेपुडिएटेड से नल्सिफाइड होने का अगर कंडीशन है, तो कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। अगर ब्रीच होती है कंडीशन की, इट मीन्स कि कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तब उसमें बिल्कुल उसको सेल के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने का अधिकार है या फिर राइट है किसी भी पार्टीज में, ठीक है। और मेन उस पार्टी को होगा कि जिसने कंडीशन डिमांड की थी, ठीक है। जिसने कंडीशन फुलफिल नहीं की, वो तो ऑब्वियसली ब्रीच के अंदर आएगा, ठीक है, कि इसने कंडीशन को फुलफिल नहीं की या फिर अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं की। अब है वारंटी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, a warranty is stipulation collateral to the main purpose of the contract। it means कि यानी कि वारंटी is also stipulation here also means the requirement। it means stipulation या फिर requirement collateral to the main purpose of the
कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से क्या है, कोलेट्रल है। कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस पे क्या है, ठीक है, डिपेंड है। सो द ब्रीच ऑफ विच गिव्स रेज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस, तो अगर हम उसी को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रीच करते हैं, तो ब्रीच ऑफ विच गिव्स रेज टू a claim for damages but not to the right to reject the goods. It means कि देखो वारंटी है, कंडीशन में आप गुड्स, कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो आप गुड्स को उस कॉन्ट्रैक्ट के मतलब कि नल्सिफाइड कर सकते हो, उस जो आपके पास सेल है वो सेल को आप खत्म कर सकते हो। इट मीन सेल की वापस हो सकती है। लेकिन अगर वारंटी नहीं होती तो वारंटी में कभी भी वापस नहीं होगा गुड्स, ठीक है। तो वारंटी में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास गुड्स है, अगर आपको कोई भी उसका डैमेज है तो आप उस यानी कि डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो, सिंपल। तो ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस, तो आप अपने डैमेजेस के लिए क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, a warranty is stipulation collateral to the main purpose of the contract, यानी कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से क्या है, यानी कि उसमें अटैच है, collateral to the main purpose of the contract, breach of which gives rise to a claim for damages, तो damages के ओ क्लेम करने के लिए क्या है, राइज करता है, बट नॉट टू द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, लेकिन गुड्स को रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं, बट नॉट टू द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये अधिकार नहीं है। आप सिर्फ कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो वारंटी के केस में। अगर वारंटी में कोई भी ब्रीच होता है या फिर तोड़ी जाती है, इट मीन्स की वारंटी सेलर है, सेलर ने जो वारंटी दी थी हमें, अब हम यानी कि हम सेलर के पास गए उस वारंटी को लेने के लिए, इट मीन्स की उसमें 4 साल की थी, 5 साल की थी, ठीक है, और उसने उस गुड्स का कोई जो पार्ट है जो कि होना था वहां पे, उस गुड्स का कोई जो पार्ट है जो कि चेंज होना था, रिपेयर होना था, और वो सेलर ने नहीं किया। तो द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू the right to reject the goods and treat the contract as repudiated. So whether a stipulation in a contract of sale is a condition or a warranty, please remember that, ठीक है, stipulation means the requirement कि contract of sale में जहां पर कोई भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक कंडीशन भी हो सकती है और वारंटी भी हो सकती है, ठीक है। कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी, ब्रीच होती है कंडीशन की, ठीक है, तब यहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एंड हो सकता है, लेकिन वारंटी में नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि हमें सबसे इम्पोर्टेंटली समझने हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स इन ईच ऑफ द केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्टाइपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट के कंस्ट्रक्शन के हर केस पे निर्भर होती है, डिपेंड करती है। सो इज अ कंडीशन और वारंटी, एक कंडीशन है, वारंटी है, डिपेंड्स इन ईच केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्शन के हर केस में क्या है, डिपेंड्स है। तो अ स्टाइपुलेशन में बी ए कंडीशन थ्रू कॉल्ड अ वारंटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट, तो एक स्टाइपुलेशन एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है, मे बी ये कंडीशन रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है, थ्रू कॉल्ड, जहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, इसमें एंड करेंगे या फिर हम इसमें शो करेंगे, तो वही लिखा है। तो इट मीन्स का स्टाइपुलेशन मे बी कंडीशन थ्रू कॉल्ड अ वारंटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब बताइए, कौन बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होगा, कंडीशन एंड वारंटी का क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा।
एनीवन, कोई तो बताए। अभी बताया मैंने, अभी समझाया है कि कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताइए, कंडीशन और वारंटी से आप क्या समझते हैं। कंडीशन मेन पर्पस इज एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। कंडीशन में मेन पर्पस होता है क्या, इट मींस कि आपके सारे जितने भी एसेंशियलिटी है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के होने के जितने भी सारे वैलिड पर्पस होने के। और वारंटी में जो मेन पर्पस होता है इज कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या होगा, वारंटी में मेन पर्पस कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जो कंडीशन में जो मेन पर्पस इज एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी में जो मेन पर्पस इज कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इम्प्लाइड कंडीशंस। यहाँ देखिए, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए, अब ये एक सिंपल सी कंडीशन है कि बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के, ठीक है, कोई भी आपको यानी कि गुड्स नहीं देगा, यानी कि बिना किसी कैश या काइंड में होने के कोई भी गुड्स नहीं देगा। तो ये एक सिंपल सी कंडीशन है। तो इम्प्लाइड कंडीशन, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लाइड कंडीशन भी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कंडीशन एज टू टाइटल। ठीक है, तो इम्प्लाइड कंडीशन में ही तो buyer can repudiate contract for breach of any of these condition। अगर मान लीजिए, ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन है फुलफिल नहीं होती है, अगर कोई भी कंडीशन इनमें से फुलफिल नहीं होंगी तो ऑन द स्पॉट इमीडिएटली बायर है वो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, रेपुडिएट कर देगा। So buyer can repudiate contract for breach of any of these conditions. So number one is a condition as to title. So section 14 subsection A. In a contract of sale, unless the circumstances of a contract are such as to show a different intention। क्या लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में unless circumstances of the contract are such, कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्कमस्टांसेस होती हैं आर सच एज टू शो द डिफरेंट इंटेंशन, कि वो अलग अलग इंटेंशन को क्या करता है, डिफरेंट इंटेंशन को शो करता है। तो unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, कि वो अलग अलग क्या इंटेंशन को, डिफरेंट इंटेंशन को शो करता है, so there is an implied condition on the part of the seller। ठीक है, तो इट मीन्स कि सेलर के पार्ट पे कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, कि जैसे सेल के केस में अगर आपके पास तो एक इम्प्लाइड कंडीशन है, बायर ने सब कुछ, यानी कि जो भी सेलर ने कैश या काइंड डिमांड किया था बायर ने वो पे किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वन साइड यानी कि वन पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एक्टिविटी, अपने एक्ट को फुलफिल किया, तो ये इम्प्लाइड है कि अब सेकेंड पार्टी, अदर पार्टी भी अपने परफॉर्मेंस को या अपनी एक्टिविटीज को, अपने एक्ट को फुलफिल करेगी या फिर परफॉर्म करेगी। सो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, एक अलग इंटेंशन, डिफरेंट इंटेंशन को शो करने के लिए, there is an implied condition on the part of the seller। So in case of a sale, सेल के केस में
ही हैज अ राइट टू सेल द गुड्स। तो उनको गुड्स को सेल करने का क्या होता है, अधिकार होता है, राइट होता है। तो ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स। तो इन केस ऑफ अ सेल, सेल के केस में ही हैज द राइट, ठीक है, टू सेल द गुड्स, गुड्स को सेल करने का राइट, अधिकार होता है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा है। और एक एग्रीमेंट टू सेल के केस में, so in a case of an agreement to sale, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass। तो उसके पास right होता है, तो he will have a right to sell the goods at a time, at the time, उस टाइम पे goods को sell करने का right होगा when the property is to pass, कि जब property pass करनी पड़ेगी। So he will have a right to sell the goods। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इम्प्लाइड है, अगर बायर ने अपनी परफॉर्मेंस दोनों एक्टिविटी में फुलफिल की है, सेल की एक्टिविटी में, तो सेलर है उसे इमीडिएटली गुड सेल करना पड़ेगा। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में तो उसको जब कभी भी उसको गुड्स को देना है, सेल करना है, तब उसको अपने वो राइट्स को फुलफिल करना होगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि if the seller sells the stolen goods, the buyer can repudiate the contract। that simple सा है कि मान लीजिए कि सेलर ने कोई भी जो गुड्स था वो क्या किया, स्टॉल किया। तो स्टॉलन गुड्स को अगर सेलर क्या करता है, सेल करेगा। तो एंड इफ सेलर सेल्स द स्टॉलन गुड्स, द बायर कैन repudiate द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो स्टॉलन गुड्स है, वो जो चुराए हुए गुड्स है, उसमें सेलर का कोई अधिकार नहीं है, सेलर की अपनी खुद की ऑनरशिप नहीं है। और तो फिर वो जब खुद के पास उस गुड्स की ऑनरशिप नहीं है, तो वो फिर कैसे उस गुड्स को किसी और को क्या कर देगा, दे देगा, ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा। तो एंड इफ सेलर सेल्स द स्टोलन गुड्स, द बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्यों, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो भी गया हो, क्यों, क्योंकि उन गुड्स को सेल करने का अधिकार सेलर का नहीं था। तो ये कुछ ऐसे टाइटल की कंडीशन है। ठीक है, टाइटल माने ऑनरशिप। Please remember that title means your ownership, ownership of transferring, ठीक है ना, of, sorry, ownership of transfer of the goods। तो गुड्स के ट्रांसफर करने की ये ओनरशिप से डील करता है। तो सेल के भी केस में, एग्रीमेंट टू सेल के केस में, और दोनों ही केस में क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। सो कंडीशन एज टू अ टाइटल में ध्यान देना, इन केस ऑफ अ सेल ही हैज अ राइट टू सेल द गुड्स। तो इसके पास गुड्स को सेल करने का क्या है, राइट है। और इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, सेल की एग्रीमेंट में ही विल हैव अ राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम। ठीक है, तो इसके पास क्या है, गुड्स को सेल करने का अधिकार होगा, कब होगा, कि जब उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। इट मींस यहाँ भी हम राइट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ भी हम यानी कि ओनरशिप की बात कर रहे हैं, कि जो वो ओनरशिप है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइटल की बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ अ सेल और इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, तो ही विल हैव अ राइट टू sell the goods, he will have a right to transfer the ownership। ठीक है, and thus if seller sells stolen goods, अगर जो सेलर है वो जो चुराए हुए, वो जो स्टोलन गुड्स है, उसको क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, the buyer can repudiate the contract and claim damages। exactly, ठीक है, damages को claim करेगा, as a seller had no right to sell the सेल, ठीक है, सेल द गुड्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, बायर है, बायर का टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, बायर के एफर्ट्स वेस्ट हुए, बायर ने ऑलरेडी क्या दिया था, कैश दिया था। तो अब बायर को अपने डैमेजेस को क्लेम करने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट है।
ये अब कुछ बच्चे इसी टाइम क्यों आते हैं, समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार कहा है कि लेट एंट्री नहीं होगी, लेट एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो एज अ सेलर हैड नो राइट टू सेल द गुड्स। ठीक है, अब है नेक्स्ट, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। क्या है इसके अंदर सेल बाय डिस्क्रिप्शन, इसको स्टडी करते हैं, सिंपल है। तो बाय द सेक्शन 15, ठीक है, sale by description. So where there is a contract for the sale of the goods by description, अगर एक डिस्क्रिप्शन के द्वारा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के द्वारा गुड्स को सेल करने का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट, ठीक है, द गुड शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। इट मीन्स कि जो गुड्स है वो यानी कि डिस्क्रिप्शन के साथ, कहने का मतलब क्या है, अगर आपने कि मान लीजिए डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, कि ये जो मेडिसिन है इसका क्या है, ये यूजेस है, या फिर ये जो फूड है ये, ठीक है ना, इतना टेस्टी है, या फिर इसका ये यूजेस है, या फिर हमने कोई मशीन ली है, इस मशीन को डिस्क्राइब किया हुआ कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, और वो उन अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। So where there is a contract for sale of a goods by description, there is an implied condition. तो एक implied condition होती है। So there is an implied condition that the goods shall correspond with the description, की जो goods हैं वो description के साथ मैच करने चाहिए। ठीक है, जैसा बताया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब कभी भी आप एडवर्टीजमेंट में, एड में, टीवी में, इन सभी को डिस्क्राइब करते हो अपने गुड्स को, और वो उनके साथ ना मिले, उन सबके साथ वो क्या हो, मैच नहीं करते, तो क्या है, ये हमारे लिए अल्टीमेटली एक ब्रीच है। ठीक है, तो वही है कि उसकी डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। बायर ने डिमांड किया रेड कलर, आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं ब्लैक व्हाइट, तो ये उनकी जो डिस्क्रिप्शन है उन सब से क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। So there is an implied condition that the goods shall correspond with the description, की जो goods है वो डिस्क्रिप्शन के साथ क्या कॉरेस्पॉन्ड होने चाहिए। तो सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो जो सेल ऑफ गुड्स है डिस्क्रिप्शन के द्वारा क्या इंक्लूड करता है, सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या वो फॉलोइंग इंक्लूड करेगा, वेयर द बायर हैज नॉट सीन द गुड्स and relies on their description given by the seller. It means क्या मतलब है कि जैसा सेलर ने बताया, ठीक है, जैसा सेलर ने डिस्क्राइब किया कि ये इसका हमने ये कलर आपको क्या किया है, भिजवाया है, ये इस टाइप का है, और बायर ने, ठीक है, गुड्स को देखा भी नहीं, बिना देखे सिंपल, ठीक है, सेलर के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, जिस टाइप से सेलर ने डिफाइन किया था, जिस टाइप से सेलर ने, ठीक है, बताया था, the where the buyer has not seen the goods and relies on their description given by the seller, सेलर के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसी के ऊपर ही डिपेंड है। अभी एंट्री किसने ली है, अभी क्या नाम है आपका, आपको आवाज आ रही है, अभी क्लास में एंट्री किसने ली है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपका नाम नहीं पता होगा,
अभी लेट ज्वाइन, बिल्कुल जस्ट 1 मिनट पहले किसने ज्वाइन किया है? भाई मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना, चैट बॉक्स पे बता रहे हो कि नेटवर्क इशू हो रहा था। हमेशा आपका नेटवर्क इशू रहता है? जिज्ञासा, मुस्कान की अटेंडेंस बिल्कुल मत लगाना। हमेशा अभी नेटवर्क इशू तो कभी कोई इशू, सिंपल मतलब 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है ना, आधे घंटा पहले एंटर करो, अटेंडेंस लो और भाग जाओ। सुबह भी क्लास हो रही थी, मेरी तो बिल्कुल अभी क्लास हो रही थी, 12:30 बजे से, ठीक है, 1:30 बजे तक आपका सिंपल नेटवर्क इशू था। मतलब 12:30 से 1:30 बजे तक खाली नेटवर्क इशू रहा। तो अगर नेटवर्क इशू था, ठीक है, तो आप फिर बाद में देख लेना क्लास। जी नहीं, बार बार तो ट्राई नहीं किया आपने, 10 मिनट से ही आप बार बार ट्राई कर रहे थे, सिर्फ 10 मिनट से ही, जब मैंने रिजेक्ट किया। जिज्ञासा, आप हो क्लास में? जिज्ञासा क्लास में है? ठीक है बाबू, आप उनकी प्लीज मत लगाइएगा। 1 बजे के बाद वालों की किसी की नहीं लगेगी अटेंडेंस, और 45 भी लास्ट है, ठीक है, 12:45 लास्ट है। वो तो मैं फिर भी 1 बजे तक दे देती हूँ एंट्री, लेकिन 45 लास्ट है, बता रही हूँ मैं बार बार। ठीक है, अब आइए। तो वेयर द बायर हैज नॉट सीन द गुड्स, जहां पे बायर ने गुड्स को नहीं देखा है, ठीक है, इट मीन्स कि जो सेल है वो खाली बताते हुए, डिस्क्रिप्शन का मतलब है उसके फीचर्स बताते हुए, गुड्स के फीचर्स को ही डिस्क्राइब करते हुए किया गया है। सो वेयर द बायर हैज नॉट सीन द गुड्स एंड रिलाइज ऑन देयर डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर, तो जो सेलर के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसके ऊपर बता के, ठीक है, बायर ने ही गुड्स को खरीदा है। नेक्स्ट है वेयर द बायर हैज सीन द गुड्स, ठीक है, वेयर द बायर हैज सीन द गुड्स बट ही रियलाइज नॉट ऑन व्हाट ही हैज सीन, ठीक है, मतलब कि यहाँ देखिए सेकंड स्टेप में क्या लिखा है कि बायर ने हैज सीन द गुड्स, बायर ने देखा है गुड्स को, लेकिन रिलाई किया है कि जैसे मान लीजिए सेलर ने कहा, एक इसमें एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि जैसे सेलर ने बोला कि ये सर्टेन गुड्स है, ठीक है, अभी ये फिलहाल जो ये गुड्स है ये ब्लैक या फिर रेड कलर का है, बाकी जिस कलर पर, ठीक है, बायर डिमांड करेगा या फिर जो भी कलर बायर बताएगा उस पे क्या हो जाएगा, मीन्स कि वो आपको मिल जाएगा, वो आपको ऑफर हो जाएगा। सो वेयर द बायर हैज सीन द गुड्स, ठीक है, जहां पे बायर ने गुड्स को देखा है, बट ही रिलाइज नॉट ऑन व्हाट ही हैज सीन, ठीक है, लेकिन वो रियलाइज कर रहा है उस पर नहीं जो उसने देखा है, बट व्हाट वाज स्टेटेड टू हिम, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उसने यकीन किया जो उसे बताया गया, कि जैसे उसे बताया गया है कि आपको ये जो गुड्स है ये और डिफरेंट, ठीक है, फीचर्स में या फिर और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स में क्या है मिल जाएगा। अब कौन क्लास में एंट्री कर रहा है? बिल्कुल इतना मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट में where the buyer has seen the goods and he relies not on what he has seen
बट वो स्टेटेड टू हिम, लेकिन देखिए रिलाई कर रहा है उसके ऊपर, जो कि उसे क्या किया गया, स्टेट किया गया है, बताया गया है। सो व्हाट वो स्टेटेड टू हिम, ठीक है। एंड डेविएशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इज नॉट अपेरेंट, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्शन से गुड्स की जो डेविएशन है वो क्या है, बताई नहीं गई, वो अपेरेंट नहीं है। एंड डेविएशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इज नॉट अपेरेंट, ठीक है। पैकिंग ऑफ गुड्स में समटाइम्स बी अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, ध्यान रखिएगा कि गुड्स की क्या करना, पैकिंग करना। ये भी ध्यान रखना कि जब गुड्स की पैकिंग में जो कुछ लिखा होता है कि उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है, कितना कंटेंट क्या क्या है उसमें, इतने एमएल का है, क्या क्या चीज उसमें कंटेन है, ठीक है। अगर कोई वार्निंग सिग्नल भी होते हैं वो भी उसमें आपको स्टेट किए गए होंगे। इट मीन्स कि ये सभी कुछ बायर उन डिस्क्रिप्शंस को देख के गुड्स को परचेज कर सकता है। तो पैकिंग ऑफ गुड्स में समटाइम्स बी अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो जो गुड्स की जो पैकिंग का वो कभी कभी डिस्क्रिप्शन का भी एक हिस्सा होता है, डिस्क्रिप्शन का भी एक पार्ट होता है। सो पैकिंग ऑफ गुड्स में समटाइम्स बी अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो गुड्स की पैकिंग एक समटाइम डिस्क्रिप्शन का क्या होती है, हिस्सा होती है, पार्ट होती है। तो पैकिंग ऑफ गुड्स में समटाइम्स बी अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से लगा रही हूँ जो भी मैंने आप सभी को क्या समझाया है, ठीक है। उसमें से किसी को कोई डाउट है, अच्छे से 5 मिनट्स एक एक पेज में आपको बता रही हूँ, अच्छे से आप देख लो, समझ लो। अगर कोई डाउट है तो मुझसे अभी क्लियर करो। ठीक है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक एक पेज, नहीं यहाँ इतना तो नहीं था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। देख लीजिए अब पहले इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छे से रीड करना, समझना कि अब जो भी स्टेटमेंट लाइनें आपको समझाई गई हैं या फिर यहाँ पे ट्रांसफर का क्या मीनिंग है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, सेल ऑफ गुड्स में एक ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया, ये तो ये एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, बस ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट है ये, लेकिन सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। आगे करूं, समझ में आया इतना? इस पेज पे कोई डाउट है, इस शीट पे देखिए।
नेक्स्ट है असेंशियल ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और इस पे देखिए, इस पे कोई डाउट है? और अभी जिससे पूछूंगी वो सभी आंसर करेंगे, ध्यान रखना, ये नहीं कि सिंपल 5 मिनट और ये जो है आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे, नहीं। ठीक है, इसको अच्छे से रीड करो, समझो, पूछो कि इसमें एक एक लाइन का क्या मतलब है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। असेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, ठीक है, पार्टीज है, गुड्स, कंसिडरेशन, ये तो एक सिंपल सा है। ये रीना शर्मा कौन है इसमें? रीना शर्मा कौन है? आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? माइक अपना ऑन करो, माइक ऑन करो। रीना बताइए कि इसमें सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या मतलब है, क्या डिफरेंसेस हैं? शीट रख दी मैंने आपके सामने, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? एक दो पॉइंट्स बच्चों से पूछ लेती हूँ और फिर उसके बाद हम आगे आगे चलेंगे। बताओ, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है? लिखने मत लग जाना, मैंने आपको माइक ऑन करने के लिए बोला है। मतलब मैंने नहीं सुना, क्या मतलब है कि मैंने नहीं सुना? क्योंकि इसलिए तो होते हैं ना, बच्चे ऑनलाइन होके बैठ जाते हैं सिंपल अटेंडेंस के लिए, समझना नहीं होता है। सॉरी, रिमूवेबल, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ मीटिंग से, ऐसे स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए। श्रुति बताइए, श्रुति मिश्रा 572। यस मैम। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? मैम मैम जो सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उसमें तो इमीडिएटली जो सेल किए जाते हैं प्राइस पे, ठीक है, और एग्रीमेंट में जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, मतलब एग्रीमेंट में या फिर एग्रीमेंट टू सेल में क्या किए जाते हैं? ट्रांसफर तो फिर दोनों में ही होता है, सेल में भी ट्रांसफर होगा आपका, ऑनरशिप जो ट्रांसफर होगी वो सेल में भी होगी, और एग्रीमेंट टू सेल में भी आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। एक छोटा सा डिफरेंसेस है, कुछ मैम मैं पॉइंट ऐसे। मैम हाँ, मैं आए फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र होता है। मैम मैं आए। एक मिनट, अभी मैं पूछ रही हूँ सभी से। सबका नंबर सॉरी आएगा। मैम, इसमें वो हो जाता है जिसमें सारी कंडीशन फुलफिल कर दी जाती है तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, वो एग्रीमेंट ऑफ सेल बनता है, जब सारी हाँ, तभी कंडीशंस हमें, फुलफिल हो जाती है।
हाँ, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। इट मीन्स कि यानी कि सारी कंडीशन अगर जब तक फुलफिल नहीं होगी और कुछ टाइम पीरियड के बाद, इट मीन्स कि इमीडिएटली नहीं। ठीक है, ध्यान रखना कि जिसमें प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर इमीडिएटली, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएटली नहीं ट्रांसफर होती। अगर वो एक पर्पस है कि इमीडिएटली का कहीं भी कंसेप्ट आएगा तो एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेल में। ये बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने सिंपल, हाँ, कि सेलर ने कहा, ठीक है, कि जैसे ये जो गुड्स है ये मैं आपको 10,000 का ही दूंगा, ये गुड्स मैं आपको 8,000 का नहीं दूंगा। इट मीन्स कि जब सेलर ने डिमांड किया कि ये उससे कम में गुड्स अवेलेबल नहीं होगा, तो वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes only after seller has fulfilled certain conditions subsequently, कि जब सेलर ने सर्टेन कंडीशन सब्सिक्वेंटली फुलफिल की। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन कंडीशन सेलर बायर के, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से भी हो सकती है, जैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ इमीडिएटली नहीं है कि ये कहा कि बायर ने कहा ठीक है मैं आपको ये 2 दिन बाद आता हूँ, तो अब ये गुड्स आप मेरे लिए रख लेना, और वो यानी कि 2,000 रुपए दे के सेलर को चला गया। तो इसका मतलब कि ये एग्रीमेंट टू सेल में काउंट होगा। क्लियर? ये किस में काउंट होगा? ये आपका एग्रीमेंट टू सेल में काउंट होगा। चलिए, अब नेक्स्ट है असेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब ये कौन बताएगा? ये बताइए मनीषा 502। मनीषा 502 अपना माइक ऑन करो। यस मैम। हाँ, अब ये मुझे बताओ कि असेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से आप क्या समझते हैं? मैम इसके अंडर 2 पार्टीज होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे बायर और सेलर गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, दो कम से कम इसमें एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। और आगे बताओ। यस मैम, एक मिनट। और इसमें प्राइस का कंसिडरेशन होना चाहिए कि प्राइस का कंसिडरेशन, ये सही वर्ड नहीं है, कंसिडरेशन होना चाहिए। वो किसी भी सेंस में हो सकता है कि जैसे आपको बताया था कि गुड्स सोल्ड किए गए हैं प्राइस में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब लिखा होता है। हाँ, और अगर कंसिडरेशन नहीं होगा क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? नो मैम। ठीक है, बताओ क्यों? क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा अगर कंडीशन कंसिडरेशन नहीं होता है तो? क्योंकि मैम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड होता है कि मतलब जो चीज मतलब जब पार्टीज अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं तो उसमें पहले से शर्तें होती है लिखी, इस कंडीशन में हमें लेनी होती है। तो वो कंडीशन ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो कंसिडरेशन इज द प्राइस। तो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉल्ड प्राइस, इट मस्ट बी मनी। ठीक है, वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन, अगर जहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, इट वुड बी अ गिफ्ट, तो वो गिफ्ट होगा। और फिर वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा, एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, और वेयर गुड्स आर सोल्ड फॉर अ प्राइस, ठीक है, तो वो which is to be paid partly in cash, ये भी प्लीज आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये कहीं भी आता है, ये एक सिंपल सी है, कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट को ही कुछ एक्सटेंशन कर दिया आपने। सेल आप कभी ना कभी लाइफ में, आई थिंक ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जो दुकान पे ना गया हो कोई भी सामान लेने के लिए, गए हो ना, देखा है ना आपने, तो वही तो सिंपल है, कंसिडरेशन इज अ प्राइस। ठीक है, आगे बताओ और कौन से पॉइंट्स हैं? में थर्ड होगा कि जैसे जो गुड्स होती है वो सेलर टू बायर पे ट्रांसफर होनी चाहिए। और सेलर टू बायर में ट्रांसफर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपने शायद नहीं बताया। मैम ये सेकंड पॉइंट ही था आई थिंक।
मैम ये अच्छे से ना मतलब मैं वो कर नहीं पा रही एक्सप्लेन। अरे सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी द गुड्स, कहने का मतलब है कि जो मेन जो ट्रांसफर है वो जो प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर होगा वो गुड्स पे होगा, वो गुड्स ट्रांसफर होना चाहिए, ध्यान रखना। सामान मेन हम यहाँ पे जो सेल ऑफ गुड्स एक 1930 में आपके पास गुड्स के लिए हम डीलिंग करते हैं कि सेलर से बायर में जो भी ट्रांसफर होगा वो गुड्स ट्रांसफर होगा, ये ध्यान रखना। सेलर के बायर में क्या ट्रांसफर सब्जेक्ट ऑफ होगा, गुड्स। गुड्स होगी। हाँ तो वो गुड्स होगा। ओके मैम। चलिए अब आप रहने दो, आगे पूछते हैं बच्चों से। जी कैसे ध्यान रखना, रीना की अटेंडेंस नहीं लगानी है आपको। दिव्या कुमारी, दिव्या कुमारी, दिव्या कुमारी, आप स्क्रीन पे ये नेम देख रहे हैं, किसका नेम है? दिव्या कुमारी। इससे भी मत लगाइएगा। दीक्षा, दीक्षा, यस मैम। यस मैम। ये एक्सप्लेन करो, आगे के पॉइंट्स एक्सप्लेन करो। मैम फोर्थ है इसमें ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी फ्रॉम बायर टू सेलर, मतलब कि बायर जो होगा उसको बायर टू सेलर एक ट्रांसफर किया जाएगा जनरल प्रॉपर्टी। मतलब जैसे कि सेलर ने बायर को कुछ सेल किया है तो उसके पास कोई सबूत होगा उसने कैसे सेल किया है, और बायर जो है वो उसको मनी देगा ट्रांसफर करने के बाद। मतलब एक वहां पर कैसे का वर्ड नहीं है, एक सिंपल है, ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर का मतलब क्या, ओनरशिप, कि जो वो गुड्स है, यस गुड्स मैम। के ऊपर एक का अधिकार नहीं होगा, वो जो गुड्स के ऊपर है वो किसका, दूसरे का अधिकार होगा। तो वहां पे ट्रांसफर का सिंपल मतलब क्या हो गया, तो देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी फ्रॉम द बायर टू द सेलर। ठीक है, बायर से सेलर में एक जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी का क्या होगा, ट्रांसफर होना चाहिए। So there must be transfer of general यस मैम। property from the buyer to the seller. अब है एब्सोल्यूट यस और मैम। क्वालिफाइड, इसके बारे में बताओ, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। Yes, ma'am. Absolute and qualified. A contract of sale may be absolute and conditional. मतलब ये जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एब्सोल्यूट मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, वो वैग्यू नहीं होना चाहिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे प्रॉब्लम हो कंडीशन को समझने में। तो क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट बताओ, मतलब एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड का मतलब है कंडीशन भी लगा सकता है इसमें, सेलर अपनी कुछ सर्टेन यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशंस है, वो भी इसमें पुट कर सकता है। नेक्स्ट बताओ, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Yes, ma'am. Essential elements of a valid contract. All essential of a valid contract must be present in the contract of sale. मतलब कि जितने भी essential होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब उससे बाहर नहीं होने चाहिए कोई भी। हाँ तो वही लिखा है, ऑल मैम इज इट एसेंशियल्स करेक्ट? ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी, इट मीन्स कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जितने भी सारे एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो वो सारा आपका सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी रिक्वायर्ड है, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी नीडेड है। चलिए यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट दिव्या तिवारी। यस मैम।
ये बताइए, वारंटी एंड कंडीशन के बीच में बाकी बच्चे भी प्लीज ये साथ साथ देखते रहे, ध्यान रखें। अगर किसी ने नहीं बताया, ठीक है, तो मैं अगले स्टूडेंट से डेफिनेटली पूछूंगी। बताइए, कंडीशन एंड वारंटी। 2 मिनट ले लो, देख लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर मुझे एक्सप्लेन करो। हम कंडीशन हमारी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर हमारी लीगल कंडीशन वो होती है। कंडीशन इज अ stipulation essential to the main purpose of the contract, the effect of which raise the rights of the trade of the contractor equality से। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जो दिया गया है उसकी क्या। yes, no? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैम मेरी तरफ से तो क्लियर, मेरा नेटवर्क जा रहा है फुल। रुक रुक कर आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं हो रही है। हेलो हाँ हाँ, क्लियर नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। मैम अब आ रही है। हाँ अब ठीक है। मैम कंडीशंस वो होती हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दी गई होती हैं, हमारे एसेंशियल जिसके अंदर हमारे ट्रांसफर मतलब सेल्स और रिक्वायरमेंट के रिलेटेड सारी। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन मैम रही हूँ। आपकी अरे हाँ मेरी आवाज नहीं, आपको समझाना है, आपको बोलना है, बता क्यों नहीं रहे हो? मैम बता रही हूँ मैं वो भी कंडी हेल 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 आ आ रही है मैम। कंडीशन जो हेल दिव्या, चैट बॉक्स का यूज करो। ओके ओके। भूमिका, आप ही ये समझाना, कंडीशन एंड वारंटी। काफी बच्चे चले गए ना, सही है। अटेंडेंस के लिए आते थे, अब वो मिली नहीं, मिलेगी नहीं। भूमिका, मत लगाइएगा भूमिका की भी अटेंडेंस, अब मैं नहीं जानती हूँ। भूमिका शर्मा, भूमिका शर्मा, भूमिका की भी मत लगाना। फोन आपको कुछ उसमें बोलना थोड़ी ना है, चार्ज लगाते लगाते भी क्लास हो सकती है, बहाने हैं सब। मैम मैं ट्राई करूँ एक बार। हाँ बोलो, आप बताओ हिना। मैम कंडीशन according to section 12 bracket 2 a condition is the stipulation is स्टाइपुलेशन। और ये क्या है essential to the main purpose of contract the branch of which gives rise to a right to treat the contract as reputed means मैम इसमें ये होता है कि हम ना कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशंस रखते हैं क्या कंडीशंस रखते हैं? कि हम उसको कि अगर लोग उसको वो करें फॉलो करें, अगर उसको अनफॉलो करेंगे तो हम वो कंडीशन को देख के चलेंगे ना मैम। ओके ठीक है, हम और इसमें मैम इट मीन्स वारंटी हो रिक्वायरमेंट होती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए, ठीक है।
और अच्छा मैम ये बताओ कि अगर कंडीशन को तोड़ा जाता है तो क्या होगा? मैम एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? मैंने बोला कि अगर कंडीशन का क्या होता है, ब्रीच होता है, फिर क्या होगा? कंडीशन की अगर ब्रीच होती है तो वो मैम किसे तो उसमें राइट हमारा देगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ तो मैम यस कॉन्ट्रैक्ट मैम। तो breach of यस which मैम कौन? is raised to a right to treat the contract as repudiated, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। यस अगर मैम। कंडीशन मान लीजिए ने कहा कि ठीक है आप ये इसको यूज करते हो, ठीक है, अगर आप यूज करोगे और नहीं, वो क्या होगा, यूज होगा। ये भी ध्यान रखना कि अगर आप उसको यूज करते हो वैसे भी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये रिप्लेस होने की क्या है, एक कंडीशन है। सो द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने का, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का, ठीक है, अधिकार देता है। ध्यान रखना। वारंटी ओके के मैम। केस में ऐसा नहीं होगा। वारंटी के केस में ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट सारा नल्सिफाइड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं होगा। वहाँ क्या होगा, वहां से डैमेजेस के डैमेज। लिए क्लेम कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना कि वहां पे यस आप मैम सिंपल डैमेजेस आते हैं। डैमेजेस के लिए क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ठीक है। ओके आगे मैम। बताओ। कुछ बताया ही नहीं है अभी तो। हम बता तो दिया कंडीशन। और आगे बताओ। मैम वारंटी होती है कि वारंटी इज द suitable alteration to the main purpose of contract, the branch of which gives rise to a claim for damage but not to the right to reject the goods and treat अभी the मैंने आपको contract। ना ये ना इंग्लिश में, अरे नहीं, ये नहीं कहा है, समझाने को नहीं बोला है, इंग्लिश में समझाओ। मैम यस कैन आई मैम। एक्सप्लेन? यस कौन मैम। बताएगा? अब वो बताओ। अभी किसने बोला कैन आई एक्सप्लेन, वो बताओ। मैम मैं वारंटी एक्सप्लेन करूँ मैम? हाँ हाँ बोलो। मैम वारंटी में होता है जैसे कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया है और अगर उसमें मतलब कोई डैमेज हो गया या हमारा मतलब कोई मतलब एग्रीमेंट ब्रीच हुआ है, तो अगर हमने वारंटी करवा रखी है तो हम उसका क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वारंटी नहीं हो रखी हाँ, वारंटी अगर नहीं है की बात नहीं है, अगर वारंटी है और हो जाएगा। सेलर उस वारंटी को क्या करता है, फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस केस में वही लिखा है, ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू द क्लेम फॉर डैमेजेस। तो डैमेजेस के लिए क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन के केस में आप क्लेम नहीं करोगे। कंडीशन अगर सेलर ने या बायर ने फुलफिल नहीं की तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, वो क्या हो जाएगा, नल्सिफाइड हो जाएगा, वो है वो खत्म हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वारंटी के केस में क्या है, आप डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा। इसमें हम्म, कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होता वारंटी में। हाँ तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होता। ठीक है, तो अब मुझे बताओ नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन करेगा इम्प्लाइड कंडीशन। चलिए, आगे भी हमें कवर करना है। बाकी बच्चे आगे नेक्स्ट क्लास में प्लीज रेडी रहना। ठीक है, जितना पार्ट में समझा रही हूँ एक्टिवली, ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल में क्लास ऑन करके छोड़ दी। ठीक है, अटेंडेंस के लिए आगे से प्लीज सभी एक्टिव रहना। ये बात ध्यान से सुन लो। और जो आपकी क्लास का टाइम है 15 मिनट्स में ही एंट्री मिलेगी, लेट कोई भी आएगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, और अब आगे ध्यान सुनो, नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है, कंडीशन एज टू क्वांटिटी और फिटनेस।
सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या लिखा है? कंडीशन एज टू क्वांटिटी और फिटनेस में वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन, ठीक है, मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस, ध्यान देना, ठीक है, फॉर विच ही रिक्वायर्स द गुड्स। यहाँ पर क्या है कि यानी कि बायर ने एक्सप्रेसली यानी कि ये बता दिया है सेलर को या फिर उसको एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है, बायर ने सेलर को ये एक्सप्रेस कर दिया है एक पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए, ठीक है, ही रिक्वायर्स द गुड्स, ठीक है, जिसके लिए वो क्या होगा, वो गुड्स को रिक्वायर करेगा, ठीक है, यानी कि वेयर द बायर expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which he requires the goods, एक particular purpose जिसके लिए उसे goods की क्या है, जरूरत है, as to show that buyer relies on the seller's skill और judgment। इसका मतलब है कि बायर ने, ठीक है, उसे किस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो बता दिया, एंड सो एज टू शो दैट बायर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट, की जो बायर है वो सेलर की स्किल, ठीक है, और जजमेंट के ऊपर क्या करता है, रिलाई करेगा, उसके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो बायर रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और जजमेंट एंड द गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन which is in the course of seller's business to supply, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गुड्स जो हैं वो, यानी कि जो गुड्स, जिस टाइप्स के गुड्स बायर ने बताए हैं वो सेलर के पास है, सिंपल सा मीनिंग है। तो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, तो एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है क्या, कि गुड्स शैल बी रीजनेबल फिट फॉर द पर्पस, तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है। इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब क्या है कि बायर की क्या डिमांड है, बायर की को, क्योंकि अगर खरीदने वाला है, ठीक है, तो उसे किस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, तो ये बायर का क्या है, राइट है कि उसके, ठीक है, पर्पस को क्या करना, फुलफिल करना और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे रीजनेबल गुड्स को देना। तो कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी रीजनेबल फिट फॉर द पर्पस, दिस विल नॉट अप्लाई, ठीक है, वेयर स्पेसिफिक गुड्स आर सोल्ड अंडर देयर पेट, देखिए ये पेटेंट है, पेशेंट नहीं है, तो दिस विल नॉट अप्लाई, ठीक है, अगर गुड्स एक पेटेंट और ट्रेडमार्क में बेचे जाते हैं, ठीक है, तब वहां पर ये केस अप्लाइड नहीं होगा। क्यों? पेटेंट और ट्रेडमार्क में कंडीशन गुड्स के अकॉर्डिंग होती है, बायर्स के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ जो कंडीशन है ये बायर्स ने एक्सप्रेसली, ये बायर्स के अकॉर्डिंग कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं है। तो वही लिखा है, दिस विल नॉट अप्लाई वेयर स्पेसिफिक गुड्स आर सोल्ड अंडर, ठीक है, देयर पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये अप्लाई नहीं करेगा जहाँ पे जो स्पेसिफिक गुड्स है वो उनके पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंडर क्या होगा, सोल्ड करता है। Thus the four conditions must be fulfilled, आगे ध्यान दीजिए, four conditions must be fulfilled, कौन कौन सी चार कंडीशंस हैं जो कि हमें क्या करनी है, फुलफिल करनी है। So thus four conditions must be fulfilled. Number one, the purpose must have been disclosed by the buyer, तभी ये इम्प्लाइड होगा, तभी वो रीजनेबली फिटनेस का मतलब है कि कब सेलर, ठीक है, बायर के जो रीजनेबली फिटनेस और जो एक्सप्रेसली है डिक्लेयर है उनके ऊपर वो कब डिपेंड करेगा, वो डिपेंड तब करेगा कि जब पर्पस मस्ट हैव बीन डिस्क्लोज्ड, ठीक है, बाय द बायर। इट मींस कि जो वो पर्पस है वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड बायर के द्वारा क्या है, डिस्क्लोज्ड किया गया है। यानी दस द फोर कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, कौन कौन सी फोर कंडीशंस फुलफिल होंगी, द पर्पस मस्ट हैव बीन डिस्क्लोज्ड बाय द बायर, ठीक है, सेलर तभी उन कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तभी उन कंडीशंस को फुलफिल करने का राइट है
तब बायर ने एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, ठीक है, उन पर्पस को क्या क्या है, डिस्क्लोज किया है. द बायर मस्ट हैव बीन डिस्क्लोज्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड बाय द बायर. नेक्स्ट क्या है, बायर मस्ट हैव रिलाइड ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट. कि जो बायर है वो सेलर्स की स्किल और जजमेंट के ऊपर रिलाइड, कहने का मतलब है कि जैसे बायर ने जिस टाइप का गुड्स बताया, जिस टाइप के डिस्क्रिप्शन को बताया, ठीक है, सेलर ने उसके लिए एग्री किया और बायर को पूरा यकीन है कि सेलर की जजमेंट और स्किल के लिए कि जो जिस टाइप का डिस्क्रिप्शन मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग ही मेरा गुड्स, ठीक है, मैच करेगा. तो बायर मस्ट हैव रिलाइड ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट. तो जो सेलर्स के स्किल और जजमेंट के ऊपर रिलाइड होना चाहिए. द सेलर्स बिजनेस मस्ट बी टू सेल दोज गुड्स. यानी कि सेलर का जो बिजनेस है वो होना चाहिए, मस्ट भी, उन गुड्स को, ऐसा नहीं है कि सेलर का जो बिजनेस है वो उन गुड्स के अलग है, तो उस केस में ये आपका सेक्शन यानी कि अप्लाई नहीं होगा. तो द सेलर्स मस्ट, ठीक है ना, बी टू सेल दोज गुड्स. द गुड्स शुड नॉट हैव बीन सोल्ड अंडर, ये पेटेंट है, ध्यान रखना, और ट्रेडमार्क के जो पॉइंट्स अभी हमने इसमें से निकाले हैं वही ये हमारी 4 कंडीशन है. क्यों? क्योंकि ट्रेडमार्क में ध्यान रखना, ट्रेडमार्क में हमारे पास जो गुड्स बनते हैं, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड गुड्स हमारे बनते हैं, एक पर्सन से पर्सन स्पेसिफिक गुड्स नहीं बनते. ट्रेडमार्क में स्टैंडर्ड गुड्स बनेंगे, पर्सन टू पर्सन जो गुड्स है वो हमारे नहीं बनते, ये प्लीज ध्यान देना, ठीक है. और जब ट्रेडमार्क में नहीं बनेंगे तो फिर वो यहाँ हम बायर की जो डिस्क्रिप्शन है उसकी कोई भी यहाँ पे बात नहीं होगी, इसीलिए वो जो गुड्स हैं वो आपके पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंडर सॉल्व नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट है कंडीशंस एज टू मर्चेंटेबिलिटी. ठीक है, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का क्या कंडीशंस हैं, जैसे कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, वेयर गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन. ठीक है, कहने का मतलब है जहां पे जो गुड्स हैं खरीदे गए हैं, वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन. जो कि जहां पे जो गुड्स हैं वो खरीदे गए हैं डिस्क्रिप्शन के द्वारा सेलर से, हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, जो कि उस डिस्क्रिप्शन के गुड्स में क्या करता है, डील करता है. ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्वियसली कंडीशन होगी, मतलब सिंपल सा मतलब है कि सेलर, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए बायर ने अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कि ये जो गुड्स है ये, ठीक है, बायर ने डिमांड किया या फिर बायर ने बताया, तो वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जहां पे जो गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के द्वारा खरीदे जाते हैं, ठीक है, सेलर से. इट मीन्स बाय डिस्क्रिप्शन मीन्स कि बायर ने अपने गुड्स के फीचर्स, उसको कौन सा गुड्स नीडेड है, ठीक है, किस टाइप का गुड्स नीड है, उसको सेलर को बताया, सेलर ने, ठीक है, उसी डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसको एग्री किया. अब ये सिंपल है कि उससे हमारे पास ये इम्प्लाइड है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम वही सोचेंगे कि तभी सेलर ने हाँ किया. क्यों हाँ किया? क्योंकि जो गुड्स है वही, यानी कि मर्चेंटेबल क्वांटिटी से हैं, तो ये मर्चेंटेबल क्वांटिटी से हैं. अच्छा, एक मिनट, अभी किसने एंट्री की है? अभी एंट्री किसने की है? अभी एंट्री किसने की है क्लास में? नाम मुझे उसका पता है. जिज्ञासा, शालू की,
मत लगाइएगा, अभी वो लेफ्ट हो गई है, मत लगाना उसकी, ध्यान रखना। कुछ बच्चे ऐसे हैं एकदम लेफ्ट हो गए कि मैम को बेवकूफ समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो जो सेलर है वो उन्हीं गुड्स से डील कर रहा है, ऑब्वियसली तभी तो, यानी कि चाहे वो उसका मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ठीक है, प्रोड्यूसर हो सकता है या फिर नहीं। तो इट मीन्स कि वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, जो कि उसी डिस्क्रिप्शन के गुड्स में क्या करते हैं, डील करते हैं। whether he is the manufacturer और प्रोड्यूसर और बोथ, whether वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है या फिर, ठीक है, दोनों ही नहीं। इसका मतलब है सिंपल है कि जो सेलर है वो उनसे क्या करता है, डील करता है, ठीक है, सेलर उन सभी से क्या करेगा, डील करेगा। यही एक सिंपल सा है कि उन्हीं गुड्स से, तभी तो उसने क्या किया, वो एग्री हुआ। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, ठीक है, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वांटिटी प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, कि दैट कि अगर बायर ने गुड्स को क्या क्या एग्जामिन किया, देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन, तो कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, अगर बायर ने गुड्स को क्या क्या एग्जामिन किया, देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन, तो कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगी एज रिगार्ड डिफेक्ट्स विच सच एग्जामिनेशन और टू हैव रिवील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है condition implied by custom. Now, the section 16, subsection 3, an implied condition to quantity or fitness for a particular purpose, ठीक है, एक particular purpose के लिए है, particular, ठीक है ना, एक मतलब कि एक एक्ट करने के लिए, एक्ट मे बी ऑफ द सेल, ठीक है, एक्ट अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो उस एक्ट के लिए जो इम्प्लाइड कंडीशन है एज टू क्वांटिटी और फिटनेस में मे बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड, ठीक है, यानी कि वो ट्रेड, कितना ट्रेड यूज किया जाता है, ये जैसे एक सिंपल सी कंडीशन है कि आप कितने नंबर ऑफ, मान लीजिए आपकी एक टैक्स लगता है नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, नंबर ऑफ, ठीक है ना, गुड्स इतने क्या कर रहे हैं, एंटर कर रही हैं एक कंट्री में, तो ऑब्वियसली ये इम्प्लाइड है, ठीक है ना, कि जितना आप ट्रेड कर रहे हैं, कि जितना ट्रेड का यूसेज है उसके ऊपर लगेगा। द पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, पर्पस फॉर विच, जिसके लिए गुड्स आर रिक्वायर्ड, गुड्स को, गुड्स रिक्वायर्ड होते हैं, मे बी असर्टेन फ्रॉम द एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, यानी कि पार्टीज के एक्ट और कंडक्ट से क्या है, ascertain required किए गए हैं, एंड फ्रॉम द नेचर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल परचेज, ठीक है, मीन द पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, वो एक्शन से, पार्टीज के कंडक्ट से, ठीक है, कि वहां पे सिंपल है, कस्टम का नाम सुनते ही हम, हमारे दिमाग में है कि यस हमारे, यानी कि इसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है, तो वही पर्पस बताया हुआ है कि जो पर्पस है गुड्स के लिए वो एक एक्ट या फिर पार्टीज के कंडक्ट के द्वारा एसरटेन किया जाएगा, एंड फ्रॉम नेचर ऑफ द डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल जो खरीदा है उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में है जैसे प्रिस्ट वर्सेस लास्ट में है, ठीक है, जैसे एक पी आस्क्ड फॉर ए हॉट वाटर बॉटल ऑफ एल, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, ठीक है, एक रिटेल केमिस्ट है 2L आएगा कि पी ने एक गर्म पानी की बोतल एक केमिस्ट से मांगी, तो ही वो सप्लाइड वन विच बर्स्ट आफ्टर अ फ्यू डेज यूज, तो उसने सप्लाई की, उसने ऐसी दी जो कि कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद क्या हो गई, फट गई और उसकी पी की वाइफ को इंजर्ड हो गया। तो जजमेंट क्या था, इसका मतलब क्या है, ये एक सिंपल सा है कि भाई ये एक इम्प्लाइड है
कि भाई इसका एक मेन पर्पस जिस चीज के लिए था, यूज करने के लिए इसका मेन पर्पस था, ठीक है, और वो क्या हो गई, वो फट गई। इट मीन्स कि वो जो बॉटल थी उसमें या तो आउट ऑफ डेट, एक्सपायरी, या फिर कोई बेकार की क्वालिटी यानी कि क्वांटिटी की दी, क्वालिटी की दी। तो एल वॉज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। ये इम्प्लाइड कंडीशन है, इसमें सोचने वाली बात है, ठीक है, उसने केमिस्ट से ली। इट मीन्स कि वो ऑब्वियसली उस बॉटल जो है वो एक हॉट वाटर के पर्पस के लिए ही है, तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है, ये इसमें कोई भी उसको डिस्क्राइब करने की, और उसने मांगा है, डिस्क्रिप्शन भी ऐसा दिया है। तो एल वॉज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन बिकॉज पी हैड sufficiently made known the use for which he required the bottle। तो P, ठीक है, had sufficiently made known, क्योंकि उसे किसके लिए, कौन से बॉटल के लिए needed है, required है, ठीक है। तो वही लिखा है ना, L was liable for breach of implied condition because P has subsequently made known the use for which he required the bottle, कि उसे जो बॉटल है वो किस चीजों के लिए, ठीक है, नीडेड है, उन्हें यानी कि किस चीज के लिए पर्पस, उसने स्पेसिफिकली क्या क्या डिस्क्राइब किया, पर्पस बताया। चलो पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? मैम फिर जो जजमेंट निकलेगा तो उसमें जो एल को, वो भी तो उसके लिए कंप्लेन भी तो कर सकता है पी कि उसने बॉटल सही नहीं दी उसे। ऑब्वियसली, तो सफिशिएंटली, क्योंकि उसको बताया था वो लाइबल है, ब्रीच किया है उसने। एक अगर ब्रीच को उसने क्या करता है, तोड़ना, ब्रीच मतलब इम्प्लाइड कंडीशन को तोड़ना, तो उसके लिए जो भी कंपनसेशन होती है वो उसे पे करेगा, ऑब्वियसली वो उसे कंपनसेशन पे करेगा। अगर नुकसान नहीं होता फिर भी कंपनसेशन पे नहीं करता, लेकिन क्या है, लॉस है, नुकसान है, तो वो डेफिनेटली कंपनसेशन क्या करेगा, पे करेगा। अभी किसी को और कोई डाउट है? मैम अगर वो शॉपकीपर क्लेम कर मतलब कंपनसेशन देने से मना कर दे तो? ऐसा नहीं होगा, उसको देनी ही पड़ेगी कंपनसेशन। आप कैसे कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का है, कंपनसेशन इस केस में देनी पड़ेगी। हुआ था मैकडी में, ये शायद अमेरिका की ही बात है, मुझे कंट्री का नेम एग्जैक्टली याद नहीं है, तो एक कंट्री में ही है, ठीक है, ये डिस्कस किया था। तो उस क्या था कि एक बैठी हुई थी गर्ल, तो उसने कॉफी या टी डिमांड की, और वो इतनी गर्म थी, ठीक है, सर्वेंट ने लेके आया टी और कॉफी, लेकिन वो सर्व करते समय अचानक ही क्या हो गई, गिर गई, और उसकी जो लेग थी, ठीक है, वो सारी बर्न हो गई, जल गई। तो ये रियल केस है। बाद में जब उसने कंपनसेशन के लिए कंपनी के ऊपर क्या किया, उसने क्लेम किया, ठीक है, और जब कंपनसेशन के लिए क्लेम किया गया, तो कंपनसेशन के लिए क्या रिजल्ट आया होगा, बताओ आप में से कोई, की कंपनसेशन के लिए क्या रिजल्ट आया होगा? मैम या तो उसे उसने कुछ मनी उसका इलाज कराया होगा कंपनी ने। इलाज, इलाज तो था, मेन था कि कंपनसेशन पे की गई। कंपनसेशन जब पे की गई, ठीक है, तो रिजल्ट ये आया, जजमेंट क्या था कि लड़की ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, तो जजमेंट का शॉर्ट ड्रेस से कोई लेना देना नहीं था, सिंपल आया कि लड़की ने क्लेम किया कि जितना हॉट यानी कि टी या कॉफी नीडेड होती है, उससे कहीं क्या है, ज्यादा हॉट थी, यानी कि वो चीज ज्यादा गर्म थी। अगर वो ज्यादा हॉट थी, मीन्स टी या कॉफी रिक्वायर्ड टेम्परेचर से, जितना टेम्परेचर नीडेड है, जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, उससे भी ज्यादा क्या थी, गर्म थी। तब जाके निकला
कि नेक्स्ट टाइम से कंपनी उसको कंपनसेशन पे करेगी। हो सकता है कि वो टी और कॉफी क्या हो जाए, बाय मिस्टेकली गिर जाए या फिर अचानक ही वो ड्रेन की जाए, ठीक है, तब तो उस केस में उसका क्या होगा, वो भी जल जाएगा, ठीक है, माउथ भी जल जाएगा। तो यही सेम था, इसी के ऊपर मतलब इस टाइप से था कि आप यहाँ पे हॉट वाटर या है, ये इम्प्लाइड है कि आप जो लेके आओगे वो उसकी जो हॉट मतलब नेस होगी, गर्म जो होगी, वो एक लेवल तक होगी। तो जजमेंट ये था कि वो जो निकल के आया था एक सीवियर कंडीशन में उसकी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कि इतना गर्म क्वालिटी मतलब का आइटम उसके ऊपर क्या है, गिरा है लेग्स में। तो यहाँ इस केस में मतलब कंपनी जो होती है इन चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए उनके, ठीक है, सिंपल मशीन या नहीं, ये कुछ इम्प्लाइड है। जजमेंट यहाँ पे लड़की के अगेंस्ट भी निकल सकता था लेकिन उसके अगेंस्ट नहीं निकला। उसके अगेंस्ट तब निकलता कि जब जो वो हॉटनेस थी वो बिल्कुल सीधा मेंटेन होती, ठीक है। अगर मैम जो मेंटेन, आपने हॉट बॉटल वाला एग्जांपल दिया था, लेकिन जो मेडिकल से उसने वो जो शॉप से लिया था, लेकिन मेडिकल वालों ने भी तो किसी और से लिया था, वो भी तो उनसे कॉम्पनसेशन लेंगे। ऑब्वियसली कंपनसेशन पे होगा क्योंकि इस केस में, ठीक है, हमें एल लाइबल है देने के लिए, एल ने तोड़ा है, हमें एल से कोई मतलब नहीं है ना, कि हमारे पास अभी फिलहाल एल और पी है, ऑब्वियसली पी को कंपनसेशन मिलेगा क्योंकि ये इम्प्लाइड है। चलिए, जिज्ञासा आपने अटेंडेंस ले ली? चलिए, आज की क्लास के लिए इतना है, ठीक है, बाकी इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे।